हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर सीमा सक्सेना जीएसएम कॉलेज वेवर से आज आपके लिए फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ। बीएड का है। जैसा कि मैं आपको टॉपिक पढ़ा रही हूँ कला का महत्व, और बहुत सारी मैंने कलाएं आपको बताई हैं। आज मैं उसकी थोड़ी सी परिभाषाएं आपको बताऊंगी। ठीक है, तो ठीक है, मैं आज कला की परिभाषाओं के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कला की परिभाषा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले शिवसूत्र विभाषणी की है परिभाषा कि वस्तु का सुंदर रूप बनाने वाली विशेषता ही कला है। ठीक है, वस्तु का सुंदर रूप बनाने वाली विशेषता ही कला है। ठीक है, जिस वस्तु को हम लोग उसे सुंदर बना दें, उसे ही हम, कोई भी चीज़ है उसे सुंदर अगर बना देंगे तो उसे हम कला कहते हैं। ठीक है, वस्तु का सुंदर रूप बनाने वाली विशेषता ही कला है। एक ये परिभाषा थी शिवसूत्र विभाषणी की। दूसरी परिभाषा है, आपको बताऊंगी इसके बारे में, कि प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है। ऐसी कोई भी चीज़ हम बनाएं जिसमें प्राण पड़ जाए। कोई भी चीज़ हम बनाते हैं, कोई भी मूर्ति या तस्वीर जो भी हम बनाते हैं पेंसिल से या कलर से, उसमें प्राण आ जाए तो वो उस पूरा रस उसमें भर जाए तो वह ही एक परिपूर्ण रचना ही एक कला है। ये परिभाषा एक साहित्यिक उक्ति है ये। ठीक है, कि प्राण तत्व रस से परिपूर्ण रचना ही कला है। ठीक है, एक और परिभाषा है इसकी कि कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये परिभाषा है डॉक्टर भोला शंकर तिवारी की। कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ये परिभाषा है डॉक्टर भोला शंकर तिवारी की। ठीक है, ये परिभाषा थी। एक और आपको छोटी सी परिभाषा बता दें कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है वह कला है। ये है जयशंकर प्रसाद का है काव्य और कला में, कि ईश्वर की कर्तव्य शक्ति का संकुचित रूप जो हमको भाव बोध के लिए मिलता है वह कला है। ठीक है, ये किसका है? जयशंकर प्रसाद की। ठीक है, इसे आपने समझ लिया। भावबोध के लिए जो रूप हमें मिलता है वह कला है। ठीक है, अब है प्लेटो के अनुसार। एक है दार्शनिक प्लेटो, उनके अनुसार एक परिभाषा है, बहुत छोटी सी है, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कला सत्य की अनुकृति है। कला सत्य की अनुकृति है, ये है प्लेटो की। ये परिभाषा है, कला सत्य की अनुकृति है। ये परिभाषा एक एक नंबर की आती है, आप इन्हें ध्यान से पढ़ें, सुने और देखें। ठीक है, कला सत्य की अनुकृति है, ये प्लेटो के अनुसार परिभाषा है। और एक और है कि कला अनुकरणीय है। कला अनुकरणीय है, ये किसकी है? एरिस्टोटल की है ये परिभाषा, कला अनुकरणीय है। ठीक है, एक और परिभाषा है, बहुत सारी परिभाषाएं हैं, आपको बताऊंगी मैं, कि सृष्टि एक दिव्य रचना है। सृष्टि एक दिव्य रचना है और कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है। कला पवित्रता की अभिव्यक्ति है, ये परिभाषा है शोपेनहावर की। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? शोपेनहावर की। कितनी परिभाषाएं? 5-6 परिभाषाएं आपको बता दी। एक और परिभाषा है रस्किन बॉन्ड की है, कि कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है। कला वही है जैसा हर एक उसे जानता है। ये परिभाषा है एक इटली के दार्शनिक हैं बेनिदीतो क्रोचे के अनुसार। बेनिदीतो क्रोचे, इनका नाम ठीक से आप देख लें, बेनिदीतो क्रोचे, ये इनके अनुसार परिभाषा है। इटालियन के दार्शनिक हैं इटली के, इनकी परिभाषा है। ठीक है, एक रस्किन बॉन्ड की है कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव की अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये रस्किन बॉन्ड की परिभाषा है कि हर एक महान कला ईश्वरीय कृत्य के प्रति मानव की एक अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये इतनी सारी परिभाषाएं मैंने आपको बता दी हैं, आप एक हाथ तो इनमें से याद करें। मैं चाहती हूँ कि सभी परिभाषाएं आप लोग इन्हें याद कर लें, इन परिभाषाओं को,
ताकि आपके जो एक एक नंबर की परिभाषाएं आती हैं उसमें आपको पूरे नंबर, पूरे अंक प्राप्त हो सकें। ठीक है, अब मैं आपको कला की विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। ठीक है, पहली विशेषता है कला एक क्रिया है। कला एक क्रिया है। ठीक है, कला एक क्रिया है, इसके बारे में थोड़ा सा आप समझें। कला एक क्रिया है। ठीक है, प्रकृति प्रतिक्षण विभिन्न क्रियाएं करती है। प्रकृति प्रतिक्षण विभिन्न क्रियाएं करती है। जैसे चंद्रमा का घटना, चंद्रमा पहले छोटा निकलता है फिर बड़ा निकलता है, चंद्रमा का घटना, बढ़ना, पुष्प का खिलना, इंद्रधनुष का निर्माण, ये सब क्या है, प्रकृति के अनुसार है सब, कि मानव भी अनेक क्रियाएं करता है। प्रकृति के अनुसार मानव भी अनेक क्रियाएं करता है, रात में सोता है, दिन में काम करता है। ये सब प्रकृति के अनुसार उसके कार्य होते हैं, कि जिनमें से कुछ विशेष कार्य जो कुशलता पूर्वक किए जाते हैं, जिनमें से विशेष कार्य जो कुशलता पूर्वक किए जाते हैं दूसरों को आकर्षित करते हैं। तो इसका स्पष्ट अर्थ यह होता है कि कला एक व्यापक शब्द है। कला कैसा है, व्यापक शब्द है, जिसका प्रयोग प्रकृति तथा मानव जीवन के विविध क्षेत्रों में होता है। ठीक है, कैसा व्यापक शब्द है। कला एक आप मोटी बात याद कर लें, कला एक क्रिया है और कला एक व्यापक शब्द है। ठीक है, व्यापक शब्द है, कला एक व्यापक शब्द है। लेकिन प्रकृति तो ईश्वरीय कला है। प्रकृति जो हमारी है वो कैसी है, ईश्वरीय कला है। ठीक है, जो मानवीय क्रियाओं से पृथक है। जो मानव की क्रियाएं हैं मानवीय क्रियाओं से अलग अलग है। जबकि मानव द्वारा निर्मित कलात्मक वस्तु, जो मानव द्वारा निर्मित है कलात्मक वस्तु या चित्र के निर्माण की एक रचना प्रक्रिया होती है। चित्र के निर्माण की एक रचना क्या होती है, चित्र के निर्माण की एक रचना एक प्रक्रिया के रूप में होती है। प्रक्रिया के रूप में होती है, जो उसकी कलात्मकता को निश्चित करती है। किसकी कलात्मकता को, जो मानवीय प्रक्रिया है या क्रिया है तो उसकी कलात्मकता को निश्चित करती है। इस विश्लेषण से ही यह स्पष्ट होता है कि कला वह मानवीय क्रिया है। जो चीज हमने आपको बताई है उससे ही यह स्पष्ट हुआ है कि कला वह मानवीय क्रिया है जिसका विशेष लक्षण ध्यान से देखा जाता है, उसकी गणना की जाती है या उसका संकलन किया जाता है, उसका मनन किया जाता है, उसका चिंतन किया जाता है, तभी उसका स्पष्ट रूप सामने आता है। जब हम कोई भी कलाकृति को बहुत ध्यान से देखते हैं तभी उसका स्पष्ट रूप हमारे सामने आएगा। ठीक है, आशा है ये आपको पहली विशेषता समझ में आ गई होगी। दूसरी विशेषता है कला एक तकनीक है। कला एक तकनीक है, इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि किसी भी कलाकृति को बनाने के लिए चाहे वह चित्र हो, चाहे तस्वीर हो, चाहे मूर्ति हो या कविता हो, उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उसकी सामग्री के प्रयोग की तकनीक समझना ही अनिवार्य है। पहले जो चीज हम बनाते हैं कि कला एक तकनीक है, जो मैंने आपको दूसरी विशेषता बताई है कि कला एक तकनीक है, उसे मैं कैसे समझूंगी कि कोई भी चीज हम बनाते हैं, कोई फोटो या पिक्चर या तस्वीर जो भी हम बनाते हैं, पहले मैं उसकी पूरी भूमिका बना लेती हूँ अपने माइंड में, अपने मन में, अपने मस्तिष्क में उसकी पूरी भूमिका बना लेती हूँ। उसके बाद उसके बारे में सोचती हूँ कि ये तकनीक कैसे आगे हो, इसकी क्रिया कैसे आगे बढ़े, ताकि कला एक तकनीक के रूप में आ जाए, सामने पूरी पिक्चर बन के आ जाए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स आपके कि किसी भी कलाकृति को बनाने के लिए चाहे वह चित्र हो, चाहे मूर्ति हो या कविता, ठीक है, ध्यान से सुने, उसके निर्माण में प्रयुक्त सामग्री एवं उस सामग्री के प्रयोग की तकनीक समझना अनिवार्य होता है। ठीक है, जब तक उसकी चीज हम समझेंगे नहीं, उसकी क्रिया हम अपने मस्तिष्क में नहीं समझेंगे, तब तक उस चीज को, उस कलाकृति को हम बना ही नहीं सकते। मान लीजिए मैंने अपने मस्तिष्क में सोचा कि मैं ताजमहल बनाऊंगी, तो ताजमहल मुझे मालूम होना चाहिए कि ताजमहल कैसा है, कैसा दिखता है, मैं उसमें कैसे रंग भरूंगी। अगर मैंने ताजमहल नहीं देखा है तो मैं उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता पाऊंगी। जब तक उस चित्र को या तस्वीर को, उस फोटो को मैं देखूंगी नहीं, तब तक उस तकनीक को मैं
आपको नहीं बता सकती, और मैं कलाकार के मन की बात जब तक मैं नहीं जानूंगी तब तक उस चित्र को मैं नहीं समझा सकती। ठीक है, बिना उस तकनीक को समझे उस कलाकृति का निर्माण करना संभव नहीं होता। ठीक है, बिना उस तकनीक को समझे उस कलाकृति का निर्माण संभव नहीं होता, दैट इज इम्पॉसिबल। ठीक है, जितना बेहतर हमें सामग्री के इस्तेमाल की तकनीक का ज्ञान होगा उतना ही कुशलता से हम उसका कार्य कर सकेंगे। ठीक है, जितनी सामग्री किसी चीज में कितनी चीज लगेगी हमें उसका ज्ञान होगा तभी हम उस कलाकृति को बना सकेंगे। ये हो गया आपका कला एक तकनीक है। ये दो विशेषताएं हो गई। एक और विशेषता आपको बताऊंगी, कला एक शिल्प है। ठीक है, थोड़ा ही है, टॉपिक ज्यादा बड़ा हो रहा है। कला एक शिल्प के रूप में ये कला की विशेषताएं हैं। कला एक शिल्प के रूप में थोड़ा सा है, इसके बारे में आप सुने कि कला शिल्प को कैसे कहेंगे। कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में चित्रकला को एवं एक अन्य विद्वान रचित कौशिक की ब्राह्मण नामक ग्रंथ में नृत्य एवं गीत को शिल्प की संज्ञा दी थी। किसने? भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में चित्रकला को एवं एक अन्य विद्वान, जो इनके अलावा एक विद्वान और थे, उनका नाम था रचित कौशिक। ध्यान रखें, इनका नाम रचित कौशिक। एक नंबर आता है, इसमें पूछा जाता है क्या नाम था इनका। कला एक शिल्प में क्या रचना की थी भरत मुनि के साथ? रचित कौशिक। इनका नाम आप याद रखें, रचित कौशिक की ब्राह्मण नामक ग्रंथ में नृत्य एवं गीत को शिल्प कला की संज्ञा इन्होंने दी थी। ठीक है, तो कला एक शिल्प है, और किसी भी सामग्री को काट छांट कर उसे कोई रूप देना भी शिल्प कहलाता है। किसी चीज को हम काट छांट के उसका एक रूप बना दें, जैसे कोई कपड़ा है, हमने उसका एक कुर्ता बनाया या उसकी एक सलवार, हम लोग अपना सलवार कुर्ता बनाते हैं तो उसे काट छांट के, पहले तो हम पूरा कपड़े ही तो लेके आते हैं थान में से, तब उसे हम काट छांट के उसका कपड़ा का अपना सूट बनाते हैं या जो भी चीज़ है, फ्रॉक बनाते हैं बच्चे की, जो भी बनाते हैं तो उसे हम काट छांट कर ही उसका रूप देते हैं। तो क्या वो, तो वही शिल्प कहलाता है। ठीक है, इस कारण चाहे वह मूर्ति कला हो या वास्तुकला हो या शिल्प कला हो या धातु शिल्प हो या वस्त्र शिल्प हो या प्लास्टिक का कोई भी चीज हो, उसे हम कलाकृति की आकृति दे देते हैं। यही कला एक शिल्प के रूप में होती है। तो ठीक है बच्चों, आज मैंने आपको 3 विशेषताएं बताई हैं और मैंने करीब 6 परिभाषाएं आपको कला की बताई हैं। आप इसे पसंद करें, इसे जरूर याद करें, और अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद।